Assalamu alaikum. We are starting our class. The topic is again electromagnetic induction. इस पर हमने अभी 2-3 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं. I'm selecting June 19 पेपर 4-1. ये आपको देखना है कि अगर आपके पास ये क्वेश्चन जो है अगर आपके पास ऑलरेडी हो जून 1941 का 8. देखो ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास, जो तुम्हारी रीड एंड राइट वाली बुक अगर है तुम्हारे पास. A solenoid is connected in series with a battery and a switch as illustrated. एक सोलिनॉइड को हमने बैटरी से कनेक्ट किया और ऊपर हमने एक स्मॉल कॉइल लगाई हुई है जिसमें एमीटर लगा हुआ है. A small coil connected to a sensitive ammeter is situated near one end of the solenoid. As the current in the solenoid is switched on, there is a changing magnetic field inside the solenoid. What is meant by a magnetic field? इसका जो कॉन्सेप्ट है जो पहले भी डिस्कस हुआ था कि इसको रिलेट करो मोशन ऑफ करंट के साथ, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ. मैं इसकी जून 1941 8 A field is a region where a force is felt. In the case of a magnetic field, the force can be felt by several different things. Candidates should be careful not to try to list all the possibilities, as this can lead to candidates contradicting themselves. इसका आंसर बताओ क्या लिखूं कि मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो डेफिनेशन है, अब वो करंट से रिलेट की थी मैंने जब क्लास में लिखवाई थी ना, तो मैंने ये कहा था कि देखो जब करंट पास करता है तो करंट की वजह से एक रीजन इन स्पेस क्रिएट होता है जो जहां पर अगर कोई मैग्नेट हो या मैग्नेटिक सब्सटेंस हो तो उस पर फोर्स लगती है. अब यही बात ये भी कह रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि आप बहुत सारी चीजों पे मत लगाइएगा फोर्स, जैसे बहुत सारी और भी चीजें हो सकती हैं, मैग्नेट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गई, एटसेट्रा. तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत सारी चीजों पे फोर्स लगा सकती है. जैसे एग्जामिनर रिपोर्ट में उसने बोला एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगा सकती है, एक मैग्नेटिक फील्ड मूव करते हुए चार्ज पे फोर्स लगा सकती है,
हाँ, ये अच्छी डेफिनेशन है, रीजन ऑफ फ्री स्पेस वेयर अ करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। सही है। तो आंसर इसका क्या हो सकता है? अच्छा ये बताओ, ये क्वेश्चन रीड एंड राइट में है? ये जरा बता दो, क्या ये क्वेश्चन रीड एंड राइट में अवेलेबल है? तो फिर इसका आंसर लिखने का कंफर्मेशन नहीं है अभी। अगर आपका ये क्वेश्चन रीड एंड राइट में मिल जाए फिर तो बहुत अच्छी बात है। आंसर ये होगा कि रीजन इन स्पेस वेयर अ करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। आप ये भी लिख सकते हो, रीजन इन स्पेस वेयर, रीजन इन स्पेस, रीजन इन स्पेस वेयर a moving charge particle experiences a force। ये भी लिख सकते हो, where a magnetic pole experiences a force। अच्छा नहीं, चलो on figure 8.1 draw an arrow on the axis of the solenoid to show the direction of the magnetic field inside the solenoid। अब यहां चक्कर है इनसाइड। इनसाइड जो होता है ना वो साउथ टू नॉर्थ होता है। मैं ऐसा करता हूं, करंट की पोलैरिटी लगाता हूं ऐसे करके, करंट को लाता हूं पॉजिटिव से और एरो उसने बनाए हुए हैं, मैं उसको पूरा कर देता हूं। ये मैंने समझाने के लिए स्विच ऑन कर दिया, ठीक है। अब राइट हैंड ग्रिप रूल लगाओ, और अगर तुम राइट हैंड ग्रिप रूल लगाओगे तो ये बनेगा नॉर्थ और ये बनेगा साउथ। अब जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना वो जब सोलिनॉइड के अंदर होती है तो साउथ टू नॉर्थ होती है। ऐसे लग जाएगी फोर्स, कुछ ज्यादा ही बड़ा एरो बन गया। ये बन गई फोर्स। ये जो फोर्स है ये नीचे की तरफ आ रही है और ये साउथ टू नॉर्थ ली है मैंने। ये अब इंडक्शन की बात कर रहे हैं, कह रहे स्टेट लेंज़ेस लॉ। ये है बी पार्ट 1। हमें उसकी डेफिनेशन याद है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज सच that it opposes the source producing it। कहते हैं बी पार्ट 1, the word direction is essential in this explanation when referring to the induced EMF। For the second part of the explanation, oppose the change producing it, the key word is oppose। Some weaker candidates vote in the opposite direction। Phrases such as the current flows in the opposite direction, the change producing, which confuse the two parts of decision, could not gain credit। B part 1। B part 1 जो है उसका आंसर वो मेमोरी से लिख दो। State Lenz's law, direction of induced EMF is always such that
it opposes the change producing it. Use Lenz's law to state and explain the direction of the magnetic field due to the induced current in the small coil. Mark this direction with an arrow inside the small coil. Theory question है, चैप्टर है ही पूरा थ्योरी. तो नीचे वाले में तुमने एरो पहले से बनाया हुआ है. देखो many candidates, ये वाला पार्ट देखो, many candidates repeated Lenz's law here rather than applying it to the given situation. Some candidates correctly stated the direction of field, did not draw an arrow in the diagram. The idea that an EMF is induced when the field is changing, in this case increasing, was often omitted. Weaker candidates suggested that the current in the small coil would be constant as long as the switch in the solenoid was closed. तो ऊपर वाली डायग्राम पे जाकर एरो बना लो, और वो जाहिर है लेंस लॉ के मुताबिक एरो ऑपोजिट होगा. एरो ऐसे उल्टा बना देते हैं, ठीक है, और फिर आगे पढ़ लो. कहता है यूज लेंज़ लॉ टू स्टेट एंड एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ. हमने एरो तो वहां बना दिया, अब आप यहां पर उसको स्टेट और एक्सप्लेन कर दो. तो आप उसमें लिख दो कि इंड्यूस ईएमएफ opposes the increasing magnetic field in the solenoid in order to oppose its direction should be opposite. In order to oppose its direction should be opposite. The small coil has an area of cross section 7 into 10 to power -4 and contains 75 turns of the wire. हमारे पास एरिया आ गया, ये क्या हो, सॉरी, हमारे पास एरिया है और हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स है. A constant current in the solenoid produces a uniform magnetic flux of flux density 1.4 millitesla throughout the small coil. The direction of the current in the solenoid is reversed in a time of 0.12 second. ये टाइम आ गया, और ये आ गया बी. फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला जो है वो है E इज इक्वल टू -n d∅/dt. ये फॉर्मूला है. इसमें आप वो हटा दें, कैलकुलेशन के लिए माइनस साइन हटा दें, और एक्चुअली n भी हट ही जाएगा क्योंकि दूसरी मर्तबा n जो है 1 होता है. फाई का फॉर्मूला है NBA साइन थीटा. थीटा 90 होगा, तो पहले फाई निकाल लो. ये वो अहमद वो था ना, लेंज़ेस लॉ की वजह से माइनस लगा ना. अभी पूरा सवाल इसी पे चला तो है. जो माइनस साइन होता है ना, वो लेंस लॉ को रिप्रेजेंट करता है.
पहले फाई निकाल लो और फाई पुट करके ना ई कैलकुलेट कर दो मुझे, आंसर आए तो बताओ। सही है, गुड। ये है नवंबर 1842 का 9। अब चूंकि ये चैप्टर रीड एंड राइट में है ही नहीं, तो क्वेश्चन तो उसमें होंगे। मेरा आई बिलीव कि ये मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में उसने कहीं लगा दिया होगा, तो आप ढूंढे तो मिल सकता है, क्योंकि ये इन्होंने मिक्स कर दिया और ईएम इंडक्शन को इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड ही में कहीं फिट किया होगा। एनीवेज, a Hall probe is placed near one end of a solenoid that has been wound on a soft iron core as shown। क्वेश्चन पढ़ो। The current in the solenoid is switched on. The Hall probe is rotated until the reading VH on the voltmeter is maximum, मतलब मैग्नेटिक फील्ड मैक्स हो गई। The current in the solenoid is then varied, ये करंट चेंज करेगा, causing the magnetic flux density to vary। तो इसका मतलब है कि ये डेल्टा बी होगा, जिससे पहले ना फ्लक्स बदलेगा। The variation with time of the magnetic flux density B and the Hall probe is shown। शुरू में कांस्टेंट था, फिर एकदम ड्रॉप होके जीरो हो गई मैग्नेटिक फील्ड, जीरो होके ना फिर नेगेटिव भी हुई है, और नेगेटिव में नंबर बड़ा है, ठीक है। At time t is equal to 0, the Hall voltage is V naught। Draw a line to show the variation with time t of the Hall voltage for time 0 till time t4। जो हॉल वोल्टेज होता है V नॉट, मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था, द हॉल वोल्टेज इज V नॉट, वो मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया था, V1 अपॉन V2, हॉल प्रोब की कैलिब्रेशन वाला ना, B1 अपॉन B2 रेशियो में आता है ना वोल्टेज के साथ। कौन सा ईयर है? नवंबर 1842 का 9। एक सेकेंड, नवंबर 1842
42 का 9, मैं इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट ओपन कर रहा हूं और ये क्वेश्चन नंबर जो है ये 20 है, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 है। Many candidates drew graphs that were fully correct. A common misunderstanding was that the sign of VH has to stay positive and did not change when the direction of B changed. अब ये तो खैर आप में से कोई नहीं सोचेगा क्योंकि वोल्टेज तो नेगेटिव होगा। मैंने पहले ही बताया कि वो जो स्केच है वो सॉरी जो हॉल वोल्टेज होता है वो साथ साथ चलता है। अब हमें ये पता है कि हॉल वोल्टेज और जो बी है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्केच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में स्केच एक जैसा बनता है। सिर्फ ये देखना है कि वी नॉट की वैल्यू उसने बोली है, जो उसने वी नॉट की वैल्यू बोली है वो 0 पे है। यहां से T1 तक स्ट्रेट लाइन ले जाते हैं क्योंकि मैंने बताया अभी कि जो हॉल वोल्टेज होता है ये ऐसे आ गया। ये मैंने बनाया और इसमें जो आपको एक सेंसिबल ऑब्जेक्शन हो मिलेगा वो ये है कि क्या हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड 1 होगी, ऊपर ग्राफ में 1 है ना, 1 और -2, जब ऊपर वैल्यू में 1 होगी तो क्या हॉल वोल्टेज 1 होगा? ऐसा जरूरी है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि वोल्टेज और बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हैं, वोल्टेज और बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है लेकिन इक्वल नहीं है। यानी मेरा मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हॉल वोल्टेज। ये बात तो सही है लेकिन दोनों बिल्कुल बराबर हो ये गलत है, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कैलिब्रेशन पे डिपेंड करता है ना। हो सकता है 1 वोल्ट, हो सकता है कि 1 वोल्ट 2 मिली टेस्ला को शो कर रहा हो, वो तो कैलिब्रेशन पे डिपेंड करता है ना। तो वो हमें नहीं पता। हमने ये किया कि वी नॉट उसने दिया हुआ था, उसने जो वी नॉट दिया हुआ था वो यहां पर 1 के कंपैरिजन पे दिया हुआ था, इसलिए हमने वो देख के बना दिया। The Hall probe in A is now replaced by a small coil of wire connected to a sensitive voltmeter as shown. हॉल प्रोब की जगह सेंसिटिव वोल्टमीटर लगा दिया इसने, देखो ये वोल्टमीटर लग गया। The magnetic flux density normal, the magnetic flux density normal to the plane of the small coil is again varied as shown. कहां से बदल रही है आपकी बार? करंट, अच्छा करंट ही चेंज कर रहा होगा।
On figure 9.5, draw a line to show the variation with time t of the EMF E induced in the small coil for time t is equal to 0 to t is equal to 4. अब ये सवाल जरा ट्रिकी है पहले तो हॉल वोल्टेज था, हॉल पोटेंशियल तो बी के साथ प्रोपोर्शनल है। अब ये लाया है कि हम ये कर रहे हैं कि हमने मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को बदला है, इज अगेन वेरिड। अब वो कह रहे हैं ड्रॉ अ लाइन टू शो द वेरिएशन विद टी ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस। अब ये वो फैराडे लॉ वाला चक्कर है। ऑलरेडी इस सर्किट में ईएमएफ है, ये बड़ा ख्याल रखिएगा। मैंने आपको क्लास में एक टॉपिक कराया था सेल्फ इंडक्शन। तो ये सेल्फ इंडक्शन है क्योंकि सर्किट में ऑलरेडी तुम वोल्टेज तो दे रहे हो, उस वोल्टेज के बदलने से एक और ईएमएफ इंड्यूस होगी जो तुम्हारी वाली ईएमएफ को अपोज करेगी। स्मॉल कॉइल ऑफ वायर भी उसके साथ देखो लगी हुई ना ये, तो ये उसके साथ आएगा, देखो ये वाला। और यहां उसने हॉल प्रोब की जगह इसको लगा दिए। मैं तो मार्किंग स्कीम से तो नहीं छाप रहे ना? अच्छा, गुड। अच्छा, गुड। Few candidates appreciated that while the Hall probe in A produces a Hall voltage, the small coil works on the basis of EM induction and therefore produces an induced EMF that is proportional to the rate of change of B. अब rate of change of B का मतलब है पिछले वाले ओरिजिनल ग्राफ का ग्रेडियंट। ये मैंने पहले भी समझाया था, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको फिर थोड़ा सा डिस्कस करें कि एग्जामिनर बार बार कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ बी। अब अगर तुम यहां आ जाओ तो ये बी है और ये टी है, तो रेट का मतलब ये क्या लेते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ बी का मतलब है, रेट का मतलब होगा बी अपॉन टी, यानी कि ग्रेडियंट। अब अगर शुरू का पीस देखो तो वहां तो ग्रेडियंट 0 है, फिर यहां पर ग्रेडियंट आ गया, यहां भी ग्रेडियंट है, और फिर ग्रेडियंट 0 हो गया। जब ग्रेडियंट 0 होगा तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच इंड्यूस ईएमएफ 0 हो जाएगी। दो पीसेस में 0 से T1 और फिर T3 से T4 ग्रेडियंट 0 है। तो हमें ये बात अच्छे से समझनी चाहिए, और ये चीजें ऐसी हैं जो पास पेपर ही से समझ आती हैं कि जब ग्रेडियंट 0 है तो रेट 0 है, जब रेट 0 है तो ईएमएफ 0 होगी। 0 से T1 और T3 से T4, इन दोनों पीसेस पर इंड्यूस ईएमएफ जो है वो मैं 0 कर देता हूं। फिर आप लोग मुझे बताना कि आगे क्या करूं। 0 मैंने रख लिया T1 तक, देखो ये है 0, और फिर ये भी 0 है, दो जगह तो 0 हो गया। अब बीच में मसला ये है कि मैं इसको पॉजिटिव में रखूं या नेगेटिव में रखूं, ये एक मसला है।
पॉजिटिव नहीं तो वो तो देखो, अब इसका जवाब भी तुम्हें यही मिलेगा। तुम लोग मुझे बताओ, मैंने अभी जो बात समझाई उसको फॉलो करना, और इसमें कोई कॉमन सेंस की जरूरत नहीं होती। मैं इसको रब करता हूं। ठीक है, मैंने इसको रब कर दिया। अब तुम ये बताओ कि ये जो लाइन नीचे जा रही है इसका तो ग्रेडियंट कांस्टेंट है। अगर मैं इस लाइन को देखूं तो इसका जो ग्रेडियंट है वो ओवरऑल नेगेटिव है। ग्रेडियंट ओवरऑल नेगेटिव है और कांस्टेंट है। देखो ग्रेडियंट जो है वो कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है ना, और ओवरऑल ग्रेडियंट नेगेटिव है। जो लाइन नीचे जाती है उसका ग्रेडियंट नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो अगर मैं इसको कांस्टेंट कर दूंगा तो रेट कांस्टेंट हो जाएगा, तो इंड्यूस ईएमएफ शुड बी कांस्टेंट। EMF induced EMF should be constant and should be negative from the graph। वैसे तो पॉजिटिव में भी बना दो तो माइंड नहीं करेगा, वो BOD मिल जाता है, लेकिन देखने में ये लग रहा है कि ग्रेडियंट कांस्टेंट है और ग्रेडियंट जो है वो नेगेटिव है। इस तरह बन रहा है। नवंबर 1841 का 9, आखिरी क्वेश्चन आज का रख रहे हैं। नवंबर 18 स्टेट फेरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये कई मरतबा लिख चुके हैं। When magnetic field linking a conductor changes, an EMF is induced, which is directly proportional to the rate of change of flux and directly proportional to the number of turns. A solenoid S, यहाँ पढ़ो नीचे, is wound on a soft iron core as illustrated. A coil C having 120 turns of wire is wound onto one end of the core. Coil C उसने अलग से वाइंड की है, सही है। Area of cross section दिया हुआ, hole probe is close to the other end of the core. When there is a constant current in solenoid as the flux density in the core is 0.19 Tesla, the reading on the voltmeter connected to the hole probe is 0.20 volt. The current in solenoid S is now reversed, change किया, in a time of 0.13 second at a constant rate. Calculate the reading on the voltmeter connected to coil C during the time that the current is changing. जब ये करंट को रिवर्स करेगा, तो मैंने लेक्चर्स के दौरान ये बात समझाई थी कि फेरेडे ने कहा था डेल्टा, डेल्टा का मतलब है चेंज। उसने कहा था जब तक फ्लक्स नहीं बदलेगा ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ इंड्यूस नहीं करती, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड का जो चेंज है ना वो ईएमएफ इंड्यूस करता है। तो ये सवाल है 41 का 9।
The majority of candidate gave correct answers here. Weaker candidate use electromagnetic force and electromagnetic induction in place of electromotive force. बहरहाल ये वीकर कैंडिडेट जरूरी होते हैं बेचारे, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला सबको बेहतर करे। लेकिन ये बाज़-औक़ात फिजिक्स में इन जगहों पे इतनी कंफ्यूजन हो जाती है कि बड़े अच्छे लोग ये लफ्ज मिक्स कर जाते हैं। A common incorrect answer to this question was 0.026 as candidate forgot that the change in the flux density was 0.38 and not 0.19. ये वो कॉन्सेप्ट है जो इससे पहले भी एक मर्तबा एक सवाल हम कर रहे थे, वहां एग्जामिनर ने समझाया था फैक्टर ऑफ 2। उसने कहा था कि जब तुम करंट को रिवर्स करते हो तो तुम अमाउंट को डबल कर दो। अब ये वो चीजें होती हैं जो कभी लेक्चर्स में कवर नहीं होती। बहुत सारे लोग ये चीजें पास पेपर ही से सीखते हैं और यही बेस्ट होता है। और मैंने कई मरतबा समझाया कि पास पेपर्स पुराने नए बिल्कुल नए मिक्स करके यूज करो, मार्च के भी करो जैसे मैं मिक्स करता हूँ। ज़ाहिर है सारे क्वेश्चंस तो आप नहीं कर सकते, लेकिन करने की कोशिश करें कि मिक्स करें। मार्च के पेपर हैं, जून के पेपर हैं, बिल्कुल नए पेपर हैं, कुछ पुराने पेपर हैं। इससे ना एक्सपोजर बढ़ता है। अब ये मल्टीप्लाई बाय 2 वाला फैक्टर है, तो 0.192 कह रहे नहीं यूज होगा, 0.38 इस्तेमाल होगा। रिवर्स हुआ है ना बेटा। जब तुम किसी चीज को रिवर्स करते हो तो उसका अमाउंट 2 मरतबा काउंट होगा ना, चेंज डबल हो गई ना। किसी चीज को रोक दो तो वो मैक्सिमम से 0 हो गया, रोक के फिर चलाओ तो 0 टिल मैक्स, तो डबल हो गया ना। हाँ रिवर्स। अब बताओ मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊं? मेरे पास डेटा तो है कॉइल सी के नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं, एरिया भी है। अब वोल्टेज कैसे आएगा? फॉर्मूला कौन सा लगाऊं वी का? अक्लोता फॉर्मूला जो फेरेडे लॉ है। नहीं, ऑल प्रो वाला तो लगा तो सकते हो, लेकिन यहाँ तो सारा वो चक्कर फेरेडे है ना। यहाँ मेन फॉर्मूला तो ये है, ये वाला। बस एन का ख्याल रखिएगा कि एन डबल ना हो जाए। ईएमएफ भी तो वोल्टेज होता है ना। चलो अब ये शुरू करो। सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर बनाना है तो वैसे तो होता है 100, लेकिन यहाँ तो 200 हैं, तो 100 से ना 100 से डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि सेंटीमीटर का स्क्वायर बनाना है तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये वर्किंग कर दो। पॉइंट 053। अच्छा, लेकिन ये एग्जामिनर रिपोर्ट में क्या कह रहा था फिर? पॉइंट, अच्छा उसने वो इनकरेक्ट बोला, बस सही है। आप कह रहे हो 0.053। Complete figure 9.2 for the voltmeter reading for the times before, during and after the direction of the current is reversed। ये बड़ा कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन है।
जब तक फ्लक्स बदलेगा तब तक सी वाली कॉइल पे रीडिंग आएगी, क्योंकि सी वाली कॉइल के पास अपना तो कोई वोल्टेज है नहीं। जब आप करंट को रिवर्स कर लेंगे तो फिर दोबारा वो वोल्ट मीटर 0 पे चला जाएगा, क्योंकि शुरू में तो शुरू में तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रही थी ना, इस वाले वोल्ट मीटर में शुरू में कोई रीडिंग नहीं थी। इसमें रीडिंग आएगी सिर्फ उतनी देर के लिए जब तक फ्लक्स बदल रहा है, रिवर्स हो रहा है। तो इसकी हम एग्जामिनर रिपोर्ट देखते हैं। वो कहता है सम कैंडिडेट्स गेव नॉन जीरो वैल्यूज फॉर द वोल्टेज अक्रॉस कॉइल सी for both before and after the current was changing, indicating they did not fully understand Faraday law. The majority of the candidates knew that the Hall probe would not produce a voltage when the current was zero. Some can omitted the negative sign for the Hall probe voltage after the current had changed. तो इससे बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। तो इसका मतलब है कि हम इसको शुरू में ना जो तुम्हारा रीडिंग ऑन वोल्ट मीटर कनेक्टेड टू सी, इसको तो हम शुरू में 0 कर देते हैं और बाद में भी 0 कर देते हैं। जब करंट है तो उतना ही, लेकिन उसको रिवर्स कर दिया तो ये वैल्यू फिर नेगेटिव हो जानी चाहिए। ड्यूरिंग करंट चेंज व्हेन करंट इज 0, अब ये वाले बीच वाला कॉलम रह गया, इसको बताओ कैसे भरूं। ये तो तुम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया ना मुझे, ये वाला 0.053। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, तो जाहिर सी बात है जब उस पे वोल्टेज चला गया तो हॉल प्रोब पे जब करंट रिवर्स हो रहा होगा थोड़ी देर के लिए बीच में 0 हो जाएगा। अब नीचे क्या लिखूं मैं, सवाल ये है। जब करंट रिवर्स हो रहा होगा तो बीच में वो 0 टच होगा, उस वक्त जाहिर सी बात है कि जो हॉल प्रोब है उसके लिए रीडिंग शिफ्ट हो जाएगी और वो उतनी देर के लिए करंट 0 होगा। जब करंट 0 होगा तो हॉल प्रोब वाला जो वोल्टेज है, यानी कि ये वाला जो वोल्ट मीटर है ये, इस पर बीच में रीडिंग थोड़ी देर के लिए 0 हो जाएगी, इस वाले पर यहां, क्योंकि वो एनर्जी ऊपर शिफ्ट हो गई ना 0.053 वाली पर। चलें, फिर हमारी आज की क्लास यहीं तक है और हम इसको इंशाल्लाह हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें कंटिन्यू करेंगे। होपफुली अब हम क्वांटम को लाएंगे क्योंकि वो चैप्टर हमारा तकरीबन कंप्लीट हो रहा है। एनीवेज, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।